40 नंबर आप लोगों को पक्के करके दूंगा और इस बात पे मैं अभी भी अमल करता हूं। ट्रायंगल चैप्टर को लेकर के आया हूं। जो पहला वाला सवाल है उसको आप लिख लीजिए, 10,000% वो आएगा जो पहला सवाल करवाऊंगा। कभी भी सब्जेक्टिव पेपर आया तो वहां पर वो वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, नहीं हटा उसमें से कुछ भी। हैशटैग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लेकर के चलूंगा तुम्हें 1 साल पीछे। फोकस मेरे पास, मेरे पास मतलब आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, सिर्फ इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस अगर करके चले गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। हेलो क्लास 10, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज अपन लोग वीडियो नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन मेरे को और ज्यादा मोटिवेट कर रहा है इस सीरीज को आगे बढ़ाने में। ये सीरीज टोटल 20 वीडियोस की होने वाली है और इस 20 वीडियो में मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा है 40 नंबर आप लोगों को पक्के करके दूंगा और इस बात पे मैं अभी भी अमल करता हूं और मैं कह रहा हूं इस पूरी सीरीज को देख लेना। 40 नंबर कितने भी मतलब आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, सिर्फ इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस अगर करके चले गए तो मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। गारंटी देता हूं मैं इस बात की, आप लोगों को मजा आ जाएगा इस सीरीज में आप लोगों को। चलिए तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इस 40 नंबर को पक्के करने के लिए। वीडियो नंबर 8 के अंदर ट्रायंगल चैप्टर को लेकर के आया हूं। इसके अंदर आप लोगों को 2 सवाल करवाने जा रहा हूं। 2 तरीके के सवाल है बेसिकली। ये सवालों में जो पहला वाला सवाल है उसको आप लिख लीजिए, 10,000% वो आएगा जो पहला सवाल करवाऊंगा। जो पहला टॉपिक है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर 3-4 सवाल बनते हैं, उसके ऊपर वो बताऊंगा। 10,000% बोल रहा हूं, उस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर एक टॉपिक आता है अपना, उस टॉपिक के लिए क्या बताऊंगा कि वो टॉपिक 2020 से एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं आया, जब कभी भी सब्जेक्टिव पेपर आया तो वहां पर वो वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है, नहीं हटा उसमें से कुछ भी, एज इट इज पूछते हैं हर बार। सर बड़ी कमाल की बात है, अभी वो दिखाऊंगा मैं। तो वीडियो नंबर 8 में ट्रायंगल सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग हैशटैग कॉन्सेप्ट। हैशटैग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लेकर के चलूंगा तुम्हें 1 साल पीछे। जब 9th क्लास में तुम लोग थे तो तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जैसी एक चीज पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो इसका मतलब, इसके मायने क्या होते हैं ये समझते हैं अपन लोग। सबसे पहले ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए मेरे को। एवरीवन फोकस मेरे पास, मेरे पास। देखो जब कभी भी लिखा है ABC और DEF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो पहले नंबर पर लिखा है, दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो पहले नंबर पर लिखा है उसका एंगल पहले वाले के एंगल के बराबर है। दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसका एंगल दूसरे वाले के बराबर है। ठीक है जी, एक और जो तीसरे नंबर पे लिखा है उसका एंगल तीसरे वाले के बराबर। मतलब अगर किसी ने बोल दिया एंगल A 30 है तो बिना कुछ सोचे एंगल D जो है वो भी 30 हो जाएगा। अगर किसी ने बोल दिया एंगल B जो है वो 90 है तो बिना कुछ सोचे एंगल E भी क्या हो जाएगा, 90। अगर एंगल C जो है वो 60 है तो बिना कुछ सोचे F भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये कॉन्ग्रुएंट में पहला रूल ये होता है। दूसरे नंबर पर आपकी सभी साइड देखो, फ्लो देखो, साइड देखनी है ABC में, तो पहले क्या देखूंगा, पहले AB हो जाएगा, फिर BC हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा अपना CA। 3 साइड ऐसी तो बनेंगी। पहले क्या बनेगी, AB, फिर BC, फिर CA। इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो मैंने क्या लिखा, AB BC CA। तो DEF में क्या हो जाएगा, DE EF और FD। इन सब का रेशो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इससे ये पता चलता है अगर मैं 1 के इक्वल में रख दूं तो AB बराबर किसके, DE के, यानी कि जो पहली साइड आ रही है वो इसके बराबर होगी, जो दूसरी साइड आ रही है वो इसके बराबर होगी और जो तीसरी साइड आ रही है वो इसके बराबर होगी। बात समझे नहीं समझे? इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन वहीं पर जब इस क्लास में आप लोग आए, 10th क्लास में जब आप लोग आए तो आप लोगों ने सिमिलैरिटी से पंगा पड़ा। आप लोगों का सिमिलैरिटी क्या कहती है, बड़ी प्यारी चीज है सिमिलैरिटी, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर सिमिलैरिटी में बोल दे कि ABC इज सिमिलर टू DEF तो समझ जाना इस बात को कि एंगल A जो है, मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, एंगल A जो है वो D के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। साथ ही में एक चीज और भी देखिएगा, ये जो एंगल C है वो F के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, A D के बराबर हो जाएगा, B E के बराबर हो जाएगा, C F के। सर ये बात तो अभी आपने कॉन्ग्रुएंट में भी बोली थी, बिल्कुल सही बात बोली मैंने। ये कॉन्ग्रुएंट में भी होता है, ये सिमिलर ट्रायंगल में भी होता है। सर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक है,
कॉन्ग्रुएंट में जो इनका रेशो आता है 1 हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, दोनों साइड एक दूसरे की लेंथ देखो सेम होगी तभी तो 1 आएगा। रेशो कट के इन दोनों की लेंथ क्या रही होगी, सेम रही होगी। लेकिन जब कभी भी हम सिमिलर की बात करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे पहली साइड ये है तो ए बी लिख दिया, दूसरी साइड क्या हो जाएगी इसकी बी सी हो जाएगी, फिर तीसरी साइड क्या हो जाएगी सी ए हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो ए बी के अपॉन में क्या लिखोगे, डी लिखोगे, बी सी के अपॉन में क्या लिखोगे, ई एफ लिखोगे, फिर सी ए के अपॉन में क्या लिखोगे, एफ डी लिखोगे। और इनका रेशियो कुछ कम समथिंग कुछ आता होगा, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1 पर भी सिमिलर हो जाएगा, लेकिन 1 के जनरली इसका 1 के अलावा आता है। आई बात समझ में? तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकता है, क्योंकि उनका रेशो तो सबका सेम ही आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर कोई कॉन्ग्रुएंट है तो वो सॉरी अगर कोई सिमिलर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं। अगर रेशो 1/2 3/2 कुछ अलग 1 से अलग आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर 1 आ रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए सर आपने हमें इतना बता दिया, बड़ा मजा आया। अब मैं यही बोल रहा हूं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया ना, इसके ऊपर 10,000% श्योर हूं मैं, 10,000% आएगा सवाल। देखो कैसा सवाल आएगा, दिखाता हूं। सबसे पहला सवाल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ, ट्राइंगल है जिसके अंदर एबीसी दे रखा है और डीईएफ दे रखा है। उन्होंने बोला है, मैंने यहां पे दोनों ट्राइंगल देखो ऐसे करके लिख दिए, एक तो ये लिख दिया एबीसी लिख दिया मैंने, और मैंने क्या लिख दिया, डीईएफ लिख दिया। उन्होंने बोला बी जो है वो ई के बराबर है, मैंने क्या देखो रेड से कर दिया, बी जो है किसके बराबर है, ई के बराबर है। उन्होंने बोला जो सी है वो एफ के बराबर है। तो अब ऑटोमेटिकली भाई 3 एंगल हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो बिना कुछ करे ये वाली चीज भी तो एक दूसरे के बराबर ही होगी। तो यानी कि 3 एंगल तो बराबर हो गए। क्या ये सिमिलर होगा इससे? नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जब एंगल इक्वल होते हैं तब तो ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कुछ भी हो सकता है। बात आती है साइड के रेशियो पर। अब यहां पर पता चला अपन लोगों को, देखो एक बात तो पता चली कि ये दोनों के दोनों आपस, इनके तो देखो एंगल तो इक्वल है। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस में लिखा जाता है उस सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। तो देखो मैंने क्या करा है यहां पर, ए बी बी सी और सी ए। फिर उसके बाद क्या करा है यहां पर, मैंने क्या करा यहां पर, डीई ई एफ और एफ डी हो गया। देखो डीई ई एफ और एफ डी हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ए बी अपॉन में, देखो जरा यहां पर, ए बी इज इक्वल टू में कितना है 3DE, यानी कि ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा DE, बराबर में कितना आ रहा है, रेशो कितना आ रहा है इसका 3 आ रहा है। तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल देखो रेशो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, रेशो जब 1 से अलग आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, सिमिलर हो जाएगा। देखो एंगल तो इक्वल थे ही थे, अब यहां पर साइड का रेशो कितना आ गया, 3 आ गया, 1 नहीं आया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सिमिलर हो जाएगा। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, इन्होंने बोला है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब अपन लोगों का जो डी आंसर है वो जो अपना आंसर है वो कितना हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए जरा यहां पर, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। हाँ बिल्कुल, अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो रेशियो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो साइड्स का रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर साइड का रेशियो 1 है तो अब रेशियो तो इक्वल आ ही रहा है ना। अब चाहे 1 आ रहा हो, चाहे 2 आ रहा हो, चाहे 3 आ रहा हो, अगर रेशियो सेम आ रहा है तो वो सिमिलर होता ही होता है। तो इसका मतलब पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर, नहीं 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 नहीं, एंगल 90 डिग्री कहां होते हैं, जब एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर अपन लोग उसको सिमिलर नहीं बोल पाएंगे। तो ये तो यहीं पर मिल गया भाई अपन को, यही गलत हो गया। इसका मतलब बाकी वाले सही होंगे। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, दोनों के मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स जो रहेंगे वो सेम सेम रहेंगे, 60-60-60 रहेंगे। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हाँ ठीक है, रेशियोज बस निकालना उनका। 2 सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सही बात है भाई। सिमिलर है उसका जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि उनका रेशो 2 3 5 1 भी हो सकता है। अगर 1 हुआ तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, लेकिन अगर रेशो 1 नहीं हुआ तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात अपन लोगों ने अभी पढ़ी थी।
अगला सवाल कहते हैं इन टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी ई एफ एंड पी क्यू आर, जरा ध्यान से सुनना भाई, ऐसा क्वेश्चन है ये, ऐसा वाला क्वेश्चन भाई फंसा देता है बच्चों को, अगर ठंडे दिमाग से नहीं कराना तो फंस जाते हैं। है बेसिकली बोला है कि ये दो ट्राइंगल हैं और उन्होंने ये बोल दिया, जैसे मैंने ना डी एफ लिख दिया और पी क्यू आर लिख दिया, तो मैं अब क्या बोलूंगा, उन्होंने बोला डी क्यू के बराबर है, तो मैंने बोला डी जो है किसके बराबर है भाई, क्यू के बराबर है, ओके। उन्होंने बोला जो ई है ना वो आर के बराबर है, मैंने कहा अबे यार ये क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर मैंने इसे दोबारा से लिखा। अब देखो ऑटोमेटिक वाली बात है कि एफ जो है, एक मिनट रुकिएगा, ऑटोमेटिक वाली बात है कि जो एफ है वो पी के बराबर ही होगा, बचे हुए तो यही है ना। अब आपको लिखना क्या चाहिए था, इसमें कलाकारी आपकी ये होनी चाहिए थी कि डी एफ को लिखो, लेकिन क्योंकि डी पहले लिखा है तो मैंने क्यू को पहले लिखा, देखो क्यू, फिर ई लिखा है तो मैंने क्या करा, आर वाले को लिखा, क्यू आर, फिर देखो एफ किसके बराबर है, पी के बराबर, तो मैंने पी को अलग से लिखा। तो यहां पर क्वेश्चन में ना आपको अड़ंगी देने के लिए यहां पर ऐसे लिखा हुआ था, इसका मतलब ये ऐसे लिखे होने चाहिए थे, क्योंकि एंगल्स जब उन्होंने अपने आप बराबर कह दिए तो सीक्वेंस तो पहले नंबर पर सेम कर लो, तो सीक्वेंस ये बनेगा। अब जब सीक्वेंस ये बनेगा तो फिर देखो डीई आ गया, फिर ई एफ, फिर एफ डी, क्यू आर, आर पी, पी क्यू। अब और ध्यान दो, उन्होंने बोला कौन सा वाला ट्रू नहीं है, देखो डी अपॉन में डी क्यू, डी अपॉन में क्यू आर, डी अपॉन में क्यू आर दे रखा है, उन्होंने बोला ये बराबर है डी एफ, तो देखो डी एफ के अपॉन में क्या आ रहा है, पी क्यू, देखो यहाँ पी क्यू आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। यहां पर आ जाओ, ई एफ ये रहा और पी आर ये रहा, फिर इसके बराबर में आ रहा है एफ डी अपॉन में पी क्यू, ये भी सही है, इसका मतलब देखो आ रहा है ना ऐसा, ठीक है जी। फिर इसके बाद सी देखो, सी में क्या बोल रखा है यहाँ पर, ई एफ कहां पर है, ये रहा, ई एफ के अपॉन में क्या आ रहा है, आरपी, और ये किसके बारे में, डी, तो यहाँ पे क्यू आर आना चाहिए अपॉन में, देखो ये भी आ रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पर ई एफ दे रखा है, आरपी भी दे रखा है, ठीक है, ये बराबर किसका है, डी, तो डी के अपॉन में क्या आना चाहिए, क्यू आर, यहाँ पर क्या आ रहा है, पी क्यू, गलत हो गया, और वैसे भी अगर ये तीन सही थे तो बचा हुआ गलत ही होना था, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस क्या हो गया, देखो डी के अपॉन में क्यू आर आना चाहिए था, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, यहीं पर ये पकड़े गए, इनमें रैप्टे बच गए। चलिए जी अगला सवाल क्या कहता है, आप लोगों से जरा ध्यान से तसल्ली बख्श सुनिएगा पहले मेरी बात, ये भी एक ऐसा सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है और मजेदार है इससे, देखो जरा, द मेजरमेंट ऑफ एल एम एन, तो और क्या है, ए बी सी, और वो कहते हैं कि ए सी की लेंथ बता दो हमें, ए सी की लेंथ बताएंगे, ए सी की लेंथ, पहले जरा शांति रखते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, अगर एक ट्राइंगल के अंदर अगर 130 डिग्री ये दे रखा है, 28 डिग्री ये दे रखा है, तो कॉमन सेंस से तीनों का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, यस नो, यस सर। फिर इसके बाद अब अगर यहां पर 130 दे रखा है, ये 22 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 28, जी सर। तो अब हमें पता चला कि ये जो एल है वो ए के बराबर है, देखो यहां पर एल ए के बराबर है, जहां पहले एल लिखा है पहले ए लिखा है, एम जो है वो बी के बराबर है, देखो यहां पर एन जो है वो सी के बराबर है, अरे वाह भाई, अब और क्या कर सकते हैं अपन लोग, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अपन लोग यहां पर देख सकते हैं कि इनका रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा एल एम एम एन और एन एल, ए बी बी सी और सी ए, समझे। उन्होंने क्या पूछा है, एसी की लेंथ बता दो, मुझे जो जो पता है मैं वो सब लिख दूंगा, मुझे पता है कि मेरा एल एम कितना है 45, ए बी कितना है 5, एम एन कितना है 63, बी सी कितना है पता नहीं, एन एल कितना है 72, एन एल कहाँ गया, ये रहा 72, और ए सी कितना है पता नहीं, ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा ना, तो बचेगा कितना मेरे पास, देखा 45 अपॉन में 5 आ गया, यहाँ पर बराबर करेंगे अपन लोग अब, ठीक है, बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 अपॉन में आ जाएगा ए सी, इससे ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, ए सी यहाँ चला जाएगा तो ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बताओ जरा बात समझ में आई या नहीं आई, 8 कहीं आ रहा है, ये आ रहा सी, हो गया। चलो अगला सवाल देखेंगे, ये वाला सवाल तो इजी है, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सब लोग दौड़ते हुए बोलेंगे हाँ, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहां पर, क्योंकि मुझे पता है बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, तो दो राइट ट्राइंगल्स अगर आपको दे रखे तो देखो ये दोनों मैंने यहां पे रख दिए, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये भी होगा, और अगर मैं यहां पर ये लिख दूं 45 डिग्री ये है, और मैं ये भी लिख दूं 45 डिग्री, अब मुझे बताना क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं कभी हो सकते हैं कभी,
नहीं हो सकता क्योंकि इनके एंगल ही सेम नहीं है, एक ही एंगल तो सेम है, बाकी 30-60 है, ये 45-45, आप कहां से कर लोगे, नहीं कर सकते। पहली वाली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, फालसे, खट्टे मीठे फालसे, समझे कि नहीं समझे। बाकी सारी चीजें सही है भाई, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ठीक है। टू इक्विलेटरल, ये तो अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। टू सर्कल्स, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा था। समझ में आ गई कहानी, नहीं आ गई? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है, क्या कहता है, एबीसी और पीक्यूआर आप लोगों को दे रखे हैं। यहां से देखिएगा, अब अगर ध्यान से अगर तसल्ली बख्श देखा जाए तो ए किसके बराबर होगा भाई, ए बराबर होगा पी के, और ए की वैल्यू दे कितनी रखी है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्यू किसके बराबर होगा भाई, क्यू बराबर होगा बी के, और कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, सी बराबर होगा आर के, और देखो 90-30 तो 120 यानी 60 हो जाएगा। पूछा कितना है उन्होंने, आर और बी, बी ये रहा और आर ये रहा, दोनों को जोड़ दो 150 आ रहा है। देखो एंगल बी प्लस में एंगल आर बराबर में कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। सर ये कैसे आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आया। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर इन दोनों को सिमिलर दे रखा है तो सिंपल सी बात हुई ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। जब उन्होंने ए 30 दे दिया तो पी भी 30 हो गया, उन्होंने क्यू जब 90 दे दिया तो बी भी 90 हो गया। अब जब आपको ये पता है कि ये 30 है, ये 90 तो ये 60 हुआ ना, और सी किसके बराबर है, आर के बराबर है। निकल आई कहानी, बी और आर को जोड़ दिया, आंसर आ गया 150 डिग्री। क्लियर है कहानी या नहीं है? अब सुनो अगला सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, इसे थोड़ा सा ना मतलब एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। वो कहते हैं कि अब उनकी बार उन्होंने ना एंगल्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, एक ही ट्रायंगल के अंदर बस 80, 60 और 40 दे दिया, 80, 60 और 40 दे करके बोले ओ कर ले भाई, तो मैं तो करके दिखा। मैंने बोला थम जा भाई थम जा, लॉन्डो को हल्के में ले रहा तू। देख अब मैं अगर बोलूं कि दो ट्रायंगल आप लोगों को दे रखे हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे सिमिलर है या नहीं है, पर आप सिमिलैरिटी के लिए क्या देख सकते हो, साइड्स का रेशो। यानी रेशो कब देखते हैं, जब एक साइड दूसरी साइड के कुछ मल्टीपल टाइम्स होती है। तो आप पहले नोटिस करो, नोटिस करो, नोटिस क्या यहां पे इसका कुछ मल्टीपल दे रखा है, 3.8 का मल्टीपल, और ये देखो ये देखो ये दे रखा 3.8 का मल्टीपल क्या दे रखा है, 7.6। 6 का मल्टीपल दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मल्टीपल दे रखा है, ये देखो मल्टीपल दे रखे हैं, यानी कि मल्टीपल कितना है, इसका दुगुना करने पर आता है। यानी कि अगर इसको 2 टाइम करूंगा तो ये आएगा, इसको 2 टाइम करूंगा तो ये आएगा, इसको 2 टाइम करूंगा तो ये आएगा। मैंने बोला एक काम करता हूं, अपना एक सीक्वेंस बना लेता हूं कि मैं ऐसे चल, मेरा सीक्वेंस है, मैं ऐसे चल रहा हूं, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, फिर देखता हूं कौन कौन से इसके करस्पॉन्ड में आती है। तो ए बी, देखो ए बी के करस्पॉन्ड में क्या आ रहा है भाई, आर क्यू आ रहा है, देखो आर क्यू आ रहा है। तो मैंने कहा ए बी के करस्पॉन्ड में देखो कितना मिला मुझे, आर क्यू मिला। फिर मैं आगे बढ़ा बी सी पे गया, बीसी पे देखा तो देखो ये था इतना, फिर बीसी पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे क्यू पी जाना पड़ा, फिर सीए तो यहाँ पे जाना पड़ा पी आर, सीए के लिए क्या पी आर। अब देखो खुद देख लो 3.8 7.6 6 यहाँ पर 12 यहाँ पर दुगना हो रहा है, ये जो यहाँ पर दे रखा है इसका दुगना यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब अपन लोगों को पता चल गया कि रेशो कितना आ रहा है, दुगना आ रहा है। मैंने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में मैंने यही करा, ए बी बी सी सी ए, देखो ए बी बी सी सी ए, तो ये देखो किसके साथ आ रहा था, आर क्यू बी सी क्यू पी और सी ए पी आर। अगर रेशियो में रखा 3.8, देखो कट करोगे सबको तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये आपस में क्या हो रहा है भाई, सिमिलर तो हो चुका है। अब आपको ये पता चल चुका है ये आपस में क्या है, सिमिलर है। तो एंगल ए किसके बराबर है, आर के, बी किसके बराबर है, क्यू के, सी किसके बराबर है, पी के। अब यहां पर देखो अगर ये 8 है ये 60 है, ये 80 है और ये 60 है, तो कितना हो जाएगा 140, तो बचा कितना 40 डिग्री। तो पी बराबर किसके है, सी के। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 डिग्री आ गई, सॉरी 40 डिग्री आ गई। तो आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये है मेरा बेसिक वाले सवाल। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे मेरे सवाल समझ में आ गए हैं, मैं किसी भी कोरे कागज पे लिख करके दे सकता हूं। ट्रायंगल में आने वाला जब कभी भी एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएगा बेसिक वाले से, सॉरी बेसिक कह रहा हूं, बेसिक वाले में, स्टैंडर्ड या बेसिक किसी में भी आएगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट सीख करके चले जाना, बस आएगा इस कॉन्सेप्ट से। इसके बाद आता है ये सवाल। ये सवाल मैंने वैसे तो 2020 का है आपसे, लेकिन एक्चुअल में ये 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022, 23, 24, 25 हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है ये। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। सवाल क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉ
मतलब उन्होंने बोल दिया अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं किसी भी एक लाइन के पैरेलल और वो इंटरसेक्ट करती है दूसरी बाकी की दो लाइनों को, ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो वो इनको दो इक्वल सेम रेशो में बांट देगी। ठीक है, तो चलो बिल्कुल टॉपर की शीट लेकर के आया हूं और टॉपर की शीट से ही आप लोगों को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और कैमरामैन से ये कहूंगा थोड़ा नजदीक जाकर के जूम आउट करके इसको समझिएगा एडिटर साहब। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखने का सही तरीका क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है आपको वो पूरी लिखनी पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई आएगी। डायग्राम आप लोग पेंसिल से बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें दी गई होती हैं उन्हें आप डार्क पेंसिल से बनाते हैं, जो आप बना रहे हैं उन्हें आप डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया, आप लोगों ने एक लाइन बना दी जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पर डीई, ये है डीई आपका जो कि बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो डीई इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और एसी को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को कर रही है डी पर और एसी को कर रही है ई पर। ये बता देना कि इंटरसेक्ट एट ए बी एट डी एंड इंटरसेक्ट एसी एट ई। अब वो बोल रहे हैं हमें ये प्रूफ करना है कि इसके ये जो ए बी एन एडी है और इसके अपॉन में एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, ये रेशो में बांटेगा, ये मतलब ये रेशो बटेगा। तो अपन लोगों को ये प्रूफ करना है। अब अपन लोग क्या करने बैठे, अपन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या की अपन लोगों ने, जरा ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन की अपन लोगों ने कि हमने डी से परपेंडिकुलर डाला, आपके इस पर परपेंडिकुलर डाला एसी पर, तो इसे डॉटेड लाइनों में बनाया। बिल्कुल सिमिलर काम अपन लोगों ने किया कि ए बी पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया अपन लोगों ने, ए बी पर भी क्या डाल दिया अपन लोगों ने, परपेंडिकुलर डाल दिया। सर ये ऐसा क्यों किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। वो क्योंकि देखो कभी भी अगर मान लो मैं कहीं पर भी एरिया निकालना चाहता हूं, जैसे मान लो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मुझे एरिया कैसे मिलेगा, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है ना। जैसे मान लो अगर आप इसका एरिया निकालना तो बेस तो पता है, हाइट नहीं पता चलती, तो इसलिए अपन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला। मैं रीजन बता रहा हूँ परपेंडिकुलर क्यों डाला। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालने की ऐसी जरूरत क्या थी, क्या खाना नहीं पच रहा था, क्या दर्द हो रहा था, क्या माथा फट रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ हमें यह पता करना था, बेस अपने पास था, अपने को हाइट नहीं पता थी, इसलिए अपने लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। अब क्या करें, करने का एक बेसिक सा तरीका है, समझने की बात है कि आपको सबसे पहले देखो इसको और इसको इन्वॉल्व करना है। कैसे इन्वॉल्व करोगे, देखना जरा ध्यान से। आपको क्या करना है, एडी को और डीबी को इन्वॉल्व करना है। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप इसका एरिया निकालो और ये वाला एरिया निकाल लो, डीबी बीडी, ठीक है। फिर आप लोग उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर से इसका एरिया निकालो और फिर देखो फिर आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि जब सेम बेस है तो दोनों का एरिया क्या आएगा, बेस सेम है, बेस सेम है, देखो बेस सेम है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आई बात, देखो चाहे आप ये रेड वाला देख लो, ब्लू वाला देख लो, इनका एरिया सेम आना चाहिए। और एडीई तो मैंने बोल ही दिया। देखो अब जब आप ये ऊपर वाला और इधर वाला करोगे तो एडी और डीबी आ जाएगा। जब आप ये ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल करोगे तो एई और ईसी आ जाएगा। दोबारा समझाऊं, दोबारा बोलूं, दो बार सुनो, तुम्हें एडी और डीई कॉम्बिनेशन में चाहिए, उनकी खिचड़ी चाहिए तुमको, उनकी सब्जी चाहिए तुमको। तो कैसे करोगे तुमने ऊपर वाला ट्राइंगल तो दोनों केस में लेना है। पहले में क्या लेना है, ऊपर का ट्राइंगल का एरिया निकाला और डिवाइड कर दिया मैंने इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से। फिर इसी वाले को मैंने उठा करके लिया और फिर मैंने इस वाले एरिया से डिवाइड कर दिया। दोनों का रेशो सेम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर वाली चीज तो देखो ये A1 है, आपको ये पता होना चाहिए जो आप रेड वाला एरिया निकाल रहे हो, ये जो रेड वाला एरिया है ये A2 और ये जो ब्लू वाला एरिया जो आप लोग निकाल रहे हो A3, ये दोनों A2 इज इक्वल्स टू में A3 होगा। क्यों होगा ऐसे, ये भी थ्योरी समझा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब सेम बेस के ऊपर, मैंने क्या बोला, दो पैरेलल लाइन में, अगर दो पैरेलल लाइन के अंदर सेम बेस के ऊपर अगर आप लोग एरिया निकालते हैं तो ये ट्राइंगल का एरिया आता है वो सेम आता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कभी भी सेम बेस होता है, सेम बेस है ना, ये वाला ट्राइंगल और देखो ये वाला ट्राइंगल, बेस सेम आ रहा है इनका, तो इनका एरिया सेम होता है। बस यही बात यहां पे समझानी थी। अब यहां पर आ जाओ, कंसीडर एडीई एंड बीडीई। तो इन दोनों के एरिया निकालेंगे। एडीई कैसे, देखो एडीई तो क्या हो जाएगा भाई, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, देखो 1/2 एडी इंटू में EN, देख लो जरा, EN और AD 1/2, देखना जरा यहां पर
AD इंटू में EN, और यहां पर अपॉन में देखो दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, BDE, क्या बोला मैंने, BDE, तो देखो 1/2 इंटू में BD और क्या हो जाएगा BDE, तो इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास। देखो इसके लिए भी देखो, यहां से इसके लिए भी मेरे पास हाइट नहीं है, तो बेस तो यही पर है, हाइट तो यही बताएगा मेरे को, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, EN यही आ जाएगा। EN से EN गया, इससे ये गया, तो देखो कितना आ गया, AD अपॉन में BD आ गया। यही चीज देखो यहां पर भी दे रखी है, EN। सर आप मुझे ये समझाओ, मुझे पता क्या नहीं समझ में आया कि तुम जब इसका एरिया निकाल रहे थे, तो सर मैं ये बात मानता हूं कि आपने इसको बेस ले लिया होगा, लेकिन सर इसमें हाइट क्या ली, हाइट मैंने EN ली है, क्योंकि देखो इसी साइड से तो आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पता चल गया ना मुझे इस पॉइंट से कितना दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये क्या है, EN है। समझे कि नहीं समझे, यही तो मेन बात है जो बच्चे समझते नहीं है, ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते हैं, वहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं। बात आई समझ में, नहीं आई? इसका मतलब यह है कि जब मैं इधर वाले केस की बात कर रहा हूं तो मैं हाइट क्या ले रहा हूं, सिर्फ EN ले रहा हूं, लेकिन वही सिमिलर जब मैं दूसरे जगह पर जाऊंगा तो ADE और CDE लूंगा, ADE और CDE लूंगा। अब मेरे पास मेरी हाइट क्या हो जाएगी, अब मैं हाइट लूंगा DM को, चाहे ऊपर वाला एरिया निकालूं चाहे नीचे वाला एरिया निकालूं। तो देखो बेस ये ले लिया मैंने और हाइट ये ले ली मैंने, अब क्या करूंगा, बेस ये ले लूंगा और हाइट दोबारा से ये लूंगा, तो देखो यही काम करा, 1/2 AD इंटू में EN, और ये वाला हो चुका है 1/2 AE इंटू में DM और EC इंटू में DM, DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, AE अपॉन में EC। अब क्योंकि दोनों के दोनों तो सेम ही थे भाई, देखो ना ADE और ADE यहां पर भी आ रहा है, नीचे देखो BDE और ये कितना आ रहा है CDE, मैंने क्या बोला, BDE और CDE के एरिया सेम होंगे, तो यानी कि एक तरीके से सेम ही बात हुई थी आप लोगों के पास, आपने इन्हें क्या कर दिया, सिंस BDE एंड CDE lie on the same base, DE between the same parallel lines, BC and DE same parallel line थी, their area is equal, hence 1 and 2 equation is equal, तो दोनों को इक्वल कर दिया, ये चीज आपको मिल गई, hence proof। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई थी कि स्टेट मतलब लिखना है हमें कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बिल्कुल NCERT वाली, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, अगर एक लाइन डिवाइड करती है कोई भी दो साइड्स को सेम रेशो में, ठीक है, इसका कन्वर्स कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, देन द लाइंस आर इन पैरेलल। पहले क्या दे रखा था, पैरेलल दे रखा था, रेशो प्रूव करना था, अब ये क्या कह रहा है, कन्वर्स क्या हो गया, अगर रेशो दे रखा है तो वो पैरेलल होंगी। तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से वीडियो नंबर 9 में, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सीरीज को पूरी शिद्दत के साथ देखिए, पूरी शिद्दत के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो चीज समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में लिख करके जाओ, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। बाकी की बची हुई वीडियोस में मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से। लव यू ऑल एंड अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा, सिर्फ मेरे लिए एक काम करना, साथ में जुड़े रहना और सारी वीडियोस शुरू से लेकर के एंड तक देखना, बस इतना ही कहना चाहता हूं, और कोई बहुत बड़ी मेरी डिमांड नहीं है आप लोगों से। तो बाय टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।